मेरी जान आजकल हर कोई धुरंधर 2 को लेकर पीक डिटेलिंग की बात कर रहा है, तो इस काम में मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ। मैंने भी सोचा कि बहती गंगा में हाथ धो ही लेना चाहिए, जिसके चलते मैं भी नहा धो के इस काम को लग गया और मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की और उसके बाद मैं इस वीडियो को बनाने के लिए पूरे तरीके से तैयार हो पाया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं सिर्फ मूवी देख देख के उसमें से डिटेल्स निकालूं। मैं प्रॉपर रिसर्च करना चाहता था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें और हमारा ये रिश्ता आपके साथ बरकरार रहे। हो जाओ कच्चा बनियान पहनकर रेडी, क्योंकि आज हम इस वीडियो में पीक डिटेलिंग की बात करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम कैरेक्टर टू कैरेक्टर पीक डिटेलिंग की बात करेंगे और उसी के साथ साथ बाकी अलग चीजों के बारे में भी यहाँ बात करेंगे, ताकि आपको पूरे तरीके से मूवी की समझ आ जाए कि ये मूवी किस हिसाब से परोसी गई है तुम्हें। मज़ीद ये कि हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि आदित्य धर ने उन कैरेक्टर्स को कैसे दिखाया जो रियल लाइफ में कैसे, मतलब मैं दोनों साइड आपके सामने रखूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि आदित्य धर ने किस तरह से पीक डिटेल्स हमारे सामने रखी हैं। ये पीक डिटेलिंग का खेला रहमान डकैत के कैरेक्टर से शुरू करते हैं। रहमान डकैत को आपने मूवी में तो देख लिया होगा कि उसको किस तरह मारा गया, उसकी जिंदगी किस तरह गुजरी है मूवी के अंदर, ये आपने काफी अच्छे से देख लिया होगा। लेकिन अब जरा रियल लाइफ में आ जाते हैं। नो डाउट रहमान डकैत एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने पूरी लियारी पे रूल किया है, जिसने अपने डर का इस्तेमाल करके सब लोगों को अपने सामने झुकाया, और न सिर्फ झुकाया बल्कि पूरे लियारी पे इस तरह रूल किया कि इस वक्त पूरी की पूरी लियारी के अंदर इसकी अपनी एक गवर्नमेंट थी जो बाहर किसी को हिसाब देनी थी, जिसके चलते ये इतने ज्यादा पावरफुल हो गए कि ये वहाँ के पॉलिटिशियंस को बार बार टक्कर देने लगे, बार बार उन पॉलिटिशियंस को तंग करते, उनसे भत्ता वसूल करते, और यही बात पॉलिटिशियंस को पसंद नहीं आई। भैया ये बंदा कल का आया लौंडा हमारे सामने खड़ा होकर हमसे भत्ता वसूल कर रहा है। रहमान डकैत इनको यहाँ पे सिर्फ धमकाने पे नहीं रुका, बल्कि इससे आगे एक कदम बढ़ा और वो पॉलिटिक्स में एंटर हो गया, जिसके चलते इन सब की नींदें उड़ गई, इन सब का दिमाग खराब हो गया कि अब हम इनकी अम्मा बहन पे आ जाएंगे। जिसके चलते उन्होंने एक बदमाश से टक्कर लेने के लिए दूसरा बदमाश यहाँ पे घुसा दिया, और वो दूसरा बदमाश था चौधरी असलम। ये बंदा काफी ज्यादा सख्त और बहादुर आदमी था, जिसके चलते भाई इसके सामने किसी बंदे का टिकना नामुमकिन सी बात लगती थी। लेकिन पहले तो चौधरी असलम ने भी इस मामले को थोड़ा लाइटली लिया, लेकिन फिर हुआ कुछ यूं कि किसी ने उसके घर पर धमाका कर दिया। बड़ी मुश्किल से उसके बच्चे और बीवी बच पाए, जिसकी वजह से इसका दिमाग खराब हो गया। इसने कहा अब मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। अब पुलिस और पॉलिटिशियन दोनों एक धड़े में आ गए, दोनों ने एक दूसरे के साथ कोऑपरेट किया। पॉलिटिशियंस ने इनको फुल पावर दी, कहा कि भैया चढ़ जाओ, ले दे के इनके सर पर। पॉलिटिशियंस ने इनको फुल पावर दी और हाथ खोल दिए कि भैया चढ़ जाओ इनके सर और लताड़ दो इनको। जिसके चलते अक्सर तुमने मीडिया में चौधरी असलम का ये बयान तो सुना होगा कि मैं इसकी नस्लें मिटा दूंगा। तो भैया उसने वहाँ पे वाकई नस्लें मिटा दी थी इन सब। तुम सोच रहे होगे कि ये सब तो मूवी में भी दिखाया गया है, तो तुमने इसमें क्या नया बताया। बेटा रुक जा, जरा सब्र कर जा। मूवी की जो टाइम लाइन है उस हिसाब से हमजा आया था 2016 में और 2023 के आसपास वो यहाँ से गया है। ये डेट तुम्हें याद रखनी है पूरी की पूरी वीडियो के अंदर कि वो 2016 में आया और 2023 और 24 के आसपास वो यहाँ से गया है। यहाँ बात कर लेते हैं सरप्राइज की, जिसकी वजह से मैं भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था। 19 अगस्त 2009 को कराची के लिंक रोड पर चौधरी एसपी असलम ने रहमान डकैत को उड़ा दिया था। वो भी अपनी पूरी फोर्स के साथ आया था और इसके पूरे के पूरे चेलों को भी मारा था उसने। ये कि रहमान डकैत एक लोकल क्रिमिनल था जिसको वहाँ के पॉलिटिशियंस ने ठिकाने लगा दिया, लेकिन आदित्य धर ने उसे आईएसआई का एजेंट बता दिया, 26/11 में उसका इन्वॉल्वमेंट बता दिया और नोटबंदी वाले प्रॉब्लम में भी उसको एंटर करवा दिया। इससे कहते हैं पीक डिटेलिंग बाय आदित्य धर। आदित्य धर ने सिर्फ यहीं पे पीक डिटेलिंग नहीं दिखाई है, और भी बहुत जगह पीक डिटेलिंग दिखाई है, जिसके बारे में मैं आगे चलकर बात करूंगा। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हमारे सामने पेश किया जाता है, और वो दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है उज़ैर बलोच का कैरेक्टर। इस कैरेक्टर ने रहमान डकैत के बाद लियारी की गद्दी संभाली और इसने पूरे तरीके से लियारी को रूल किया। लेकिन यहाँ पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि उज़ैर बलोच रहमान डकैत से 10 गुना ज्यादा जालिम निकला। पर बैठते ही इसको लियारी में अपने सामने बहुत सारे गैंग्स देखने को मिल गए, जिन गैंग्स का मेन मोटिव यही था कि उज़ैर बलोच को रास्ते से हटा दिया जाए। उज़ैर बलोच ने इनके सर काटे और उन सरों से लियारी की गलियों में चला गया, जिससे जाहिर बात है कि मामला काफी ज्यादा इंटेंस हो गया और वहाँ की गवर्नमेंट को इसमें इन्वॉल्वमेंट करना पड़ा। और ये बंदा तब से लेकर अब तक जेल में है। पता चलूं कि 16 जनवरी 2016 को इसको अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन अब बढ़ते हैं मूवी की तरफ, और मूवी में क्या दिखाया गया है। मूवी में दिखाया गया है कि उज़ैर बलोच एक डरपोक आदमी है जिसकी हर चीज से फटती है। उसे हमजा हमेशा सहारा देता है और वही आगे चलकर वही इसको सपोर्ट करता है ताकि तू लियारी के तख्त पर बैठ जाए, और फिर वही बंदा होता है इसको भगाने वाला। भाई तूने अगर इस बंदे
बंदे की हिस्ट्री सच में पढ़ी होती ना, वो ऐसी कोई गलती करने की सोचता भी नहीं। भाई ये बंदा अगर जेल से बाहर होता ना, इंडिया में आके तुम्हें बजा के जाता। लेकिन हैरानी की बात है कि इन्होंने फिल्म में इससे हमजा के हाथों मरवा भी दिया है। अनदर पीक डिटेलिंग बाय आदित्य धर। कोई बात नहीं, आदित्य धर ने और बहुत जगह अपनी पीक डिटेलिंग दिखाई है। बात तीसरा कैरेक्टर भी यही लियारी से आता है और उस कैरेक्टर का नाम है अरशद पप्पू। ये बंदा भी वहाँ का छोटा मोटा गैंगस्टर था जिसने एक टाइम पे रहमान डकैत को परेशान किया और उसके बाद उजैर बलोच को भी परेशान करने की कोशिश की। लेकिन उजैर बलोच मासूम बंदा नहीं था, जैसा कि मैंने पहले कहा कि वो अपने भाई से भी 10 गुना ज्यादा जालिम था। होता यह है कि 16 मार्च 2013 को ये अचानक गायब होता है और उसके बाद हमें पता चलता है कि उजैर बलोच ने इसका सर काट दिया है और उसके सर से फुटबॉल खेला जा रहा है लियारी की गलियों के अंदर। बेटा तुम सच में नहीं जानते उजैर बलोच को। अनदर पीक डिटेलिंग बाय आदित्य धर। मैं जानता हूँ भाई बंदे ने बड़ी डिटेल के साथ काम किया है। बाद हमारा अगला कैरेक्टर आता है हमारा दूसरा बदमाश, यानी रहमान डकैत के सर पर सवार होने वाला चौधरी असलम। फिल्म में दिखाया गया है कि ये एट ए टाइम पॉलिटिशियंस के साथ, आईएसआई के साथ, दाऊद इब्राहिम के साथ और मल्टीपल कैरेक्टर्स के साथ जो काफी ज्यादा बुरे हैं और एंटी इंडियंस हैं उनके साथ खड़ा है और हमजा को टारगेट करना चाहता है। और जब हमजा को इसकी आइडेंटिटी का पता चलता है तो हमजा इससे मार गिराता है एक बॉम्ब धमाके में। लेकिन यहीं पे तुम चूक गए क्योंकि रियलिटी में कुछ और ही हुआ। में चौधरी असलम के कैरेक्टर को बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं किया गया। उसको एक कैरेक्टर दिखाया गया जो पॉलिटिशियंस के तलवे चाटता है और एजेंसीज के भी। पर्सनल दुश्मनी तो रहमान डकैत के साथ है, लेकिन उसी के साथ साथ वो वहाँ के पॉलिटिशियंस के तलवे चाट रहा है ताकि रहमान डकैत को पूरे तरीके से साफ किया जा सके। भाई उल्टा पॉलिटिशियंस ने उसको बुलाया था वहाँ पे कि भैया आ इन सबको निपटा के जा। और फिर उसी वक्त उसका सामना टीटीपी से हो गया और टीटीपी ने अपने सुसाइड बॉम्बर्स उसके ऊपर फेंके। वो हर बार बच जाता था, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि वो बच नहीं पाया। 9 जनवरी 2014 को लियारी एक्सप्रेस वे पर एक सुसाइड बॉम्बर ने उसकी गाड़ी को पूरे तरीके से उड़ा दिया, जिसमें वो खुद भी सवार था, जिसकी वजह से जाहिर बात है कि उसकी भी जान चली गई। लेकिन आदित्य धर ने इसे 2016 के बाद दिखा। पीक डिटेलिंग बाय आदित्य धर। भाई आदित्य धर की तारीफ करना तो बनता है क्योंकि हमजा तो 2016 में आ रहा है और ये बंदा 2014 में टपक गया, इसलिए कहते हैं पीक डिटेलिंग बाय आदित्य धर। बाद हमारा अगला कैरेक्टर आता है जावेद खानी का। यस, जावेद खनानी जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा होता है इंडिया में और काफी बुरे तरीके से कर रहा होता है। इंडिया को घुटनों पे लेके आने वाला होता है ये बंदा। लेकिन फिर क्या होता है, हमजा इसकी मुखबरी कर देता है और इंडिया डिफॉल्ट होने से बच जाता है क्योंकि वहाँ पे मोदी जी आ जाते हैं और मोदी जी 2000 के नोट बंद कर देते हैं, जिससे वो मूवी के अंदर इंडिया को बचा लेते हैं। हमजा का कैरेक्टर इससे दुबई में जाकर मार कर भी आता है। पीक डिटेलिंग बाय आदित्य धर। लेकिन यहीं पे पीक डिटेलिंग स्टार्ट होती है। जावेद खनानी जब मरा था तो उस वक्त वो दुबई में नहीं मरा बल्कि कराची के पासा टावर से गिरकर मरा। उस वक्त वो मरा उस वक्त 4 दिसंबर 2016 था। मतलब मान सकते हैं कि एक हद तक हमजा नहीं से मारा होगा। पीक डिटेलिंग बाय आदित्य धर। के बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले कैरेक्टर की तरफ, ज़हूर मिस्त्री की तरफ। इसने एक फ्लाइट हाईजैक की थी और वहाँ पे उसने इंडियन मिनिस्टर को काफी बुरे तरीके से ट्रोल किया, उसको बड़ी बुरे तरीके से डराया, धमकाया और उसकी बेइज्जती की और उसकी कौम की बेइज्जती की। तो फिल्म के अंदर ये दिखाया जाता है कि इसका दिमाग फिर जाता है और वो हमजा को भेजता है पहले इसको लटका जाके। यहाँ हम रियल फैक्ट्स की भी बात कर लेते हैं जो कि जाहिर बात है आदित्य धर ने इस पर फोकस किया है। ज़हूर मिस्त्री मरा था अख्तर कॉलोनी के अंदर जो कि लियारी से 15 किलोमीटर दूर है। अब मुझे ये कोई बताएगा कि हमजा 15 किलोमीटर दूर चलकर गया था उसे बुलाने के आजा लियारी और लियारी में आकर मैंने तुझे मारना है, तब मेरा मिशन कंप्लीट होगा। पीक डिटेलिंग बाय आदित्य धर। के बाद हमें अगला कैरेक्टर दिखाया जाता है। ये कैरेक्टर है शाहिद लतीफ का कैरेक्टर। इस कैरेक्टर के बारे में बताया यह जाता है कि इसने पठानकोट एयरबेस को तबाह कर दिया था, जिसके लिए इंडिया की ये मोस्ट वांटेड लिस्ट के अंदर है। अब हमजा को इसके बारे में भी मिशन सौंपा जाता है। हमजा पता है क्या करता है, हमजा कराची में एक जगह फिर रहा होता है और इस बंदे को वहाँ टपका देता है। तो मैंने इसके बारे में डिटेल इकट्ठा करना शुरू की तो तब मुझे पता चला कि ये बंदा कराची में नहीं बल्कि सियालकोट में मरा। हुआ कुछ यूँ कि 11 अक्टूबर 2023 की सुबह को ये बंदा अपने जिला डस्का के अंदर एक मस्जिद है, जामे मस्जिद मदीना, उसके अंदर जाता है और वहाँ जाकर नमाज अदा करता है और उसी वक्त कुछ अननोन लोग आते हैं जो इसको मार कर चले जाते हैं। और जहाँ हैरानी की बात यह है कि कराची से सियालकोट का फासला 1250 किलोमीटर का है। पता नहीं हमजा ने यह फासला कैसे तय किया होगा। पीक डिटेलिंग बाय आदित्य धर। बाद हमारा अगला कैरेक्टर आता है दाऊद इब्राहिम का कैरेक्टर, जिसको दिखाया जाता है कि वो बूढ़ा हो रहा है और रणवीर सिंह ने उससे जहर देकर मारने की कोशिश की है, लेकिन वो धीरे धीरे कर मर रहा है। यहाँ पे फिर मेरी वो डिटेक्टिव स्किल्स जागी और मैंने सोचा कि यार क्या वाकई
दाऊद इब्राहिम इंडियन एजेंट्स के हत्थे चढ़ चुका है? तो इसका जवाब था नो, इंडियन एजेंट्स के हत्थे वो बिल्कुल नहीं चढ़ा। लेकिन हाँ, ये बताता चलूं कि 1993 में जो बम धमाके हुए थे उसका इल्जाम आज तक दाऊद इब्राहिम को दिया जाता है और ये कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान ने DHA के अंदर छुपा कर रखा होगा, जबकि पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि चलो आकर देख लो और चेक कर लो कि तुम्हें दाऊद इब्राहिम मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन ये उस बात से भी डिनाई कर गए। लेकिन आदित्य धर ने अपनी मूवी में इस बंदे को धीरे धीरे कर मारना शुरू कर दिया है। एक डिटेलिंग बाय आदित्य धर के बाद हमारा अगला कैरेक्टर आता है ISI से मेजर इकबाल। फिल्म में दिखाया जाता है कि मेजर इकबाल काफी ज्यादा ब्रूटल है, उसने काफी ज्यादा हमले प्लान किए हैं इंडिया पर और 26/11 में भी उसी का हाथ था। और हमजा पता है क्या करता है? हमजा इसके कैरोसिन टैंकर पर अटैक करता है, इसको वहाँ बड़े बुरे तरीके से टॉर्चर करता है और उसके बाद इसको उसी ट्रक के अंदर फेंक कर आग लगा देता है, यानी एक तरह से मार ही दे। तो मैंने सोचा इसके बारे में भी पता कर लिया जाए कि मेजर इकबाल आखिर है कौन। तो मैं इसके बारे में तुम्हें बताता हूँ। जब 26/11 का अटैक हुआ था तो उस वक्त एक बंदा पकड़ा गया था, बंदे का नाम था डेविड हेडली और इस बंदे ने एक चवल मार दी कि मेरे साथ एक और भी बंदा था जिसने इस प्लानिंग में मेरा साथ दिया, उसका नाम है मेजर इकबाल और वो ISI का एजेंट है। जिसके बाद दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसीज CIA, FBI और रॉ ने मिलकर इस बंदे को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन आज तक ये तारीख में कहीं नहीं मिला, यहाँ तक कि इसका असल नाम तक किसी को नहीं पता है। लेकिन पीक डिटेलिंग बाय आदित्य धर, उन्होंने मूवी के अंदर इसको मरवा दिया है। बाय द वे, तुम भी इस तरह की और पीक डिटेलिंग जहाँ चाहते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर भी कर दो ताकि मैं इस तरह की और वीडियोस भी लाता रहूं।